नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस के लिए जो इसमें जीव विज्ञान से प्रश्न जुड़े रहते हैं उसका हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। इसमें दोस्तों 6 to 10th लेवल का सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन होंगे, जो कि 10th लेवल पर जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी बायोलॉजी के सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के किन किन चैप्टरों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लगातार आप बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, जैसे कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास पढ़ेंगे, उद विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान का वर्गीकरण करेंगे, और इसमें है कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का जनक और जो उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा यहाँ से हो जाएगा कि जीवों के वर्गीकरण चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण से आखिर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं झारखंड पुलिस के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग इतना सारा टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद है कोशिका से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। कोशिका के चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक संबंधित है उससे। ठीक है, तो हम लोग कोशिका के चैप्टर से इतने सारे टॉपिकों को खत्म करेंगे। उसके बाद है आगे जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तक चैप्टर। उत्तक चैप्टर से हम लोग भी बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे है यहाँ से कि अगला नंबर का चैप्टर है वो हो जाएगा पोषण। ठीक है, पोषण से भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि आने वाली झारखंड पुलिस जो कि 10th लेवल के लिए होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें 6 से लेकर के 10th लेवल के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। 8वां चैप्टर हो जाएगा श्वसन तंत्र से संबंधित, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद है पाचन तंत्र संबंधित, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को शामिल कर लिए हैं इस वीडियो में। आगे है उसके बाद कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र भी एक अच्छा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक शामिल आते हैं। इससे भी जेएसएससी के एग्जाम में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे जेएसएससी के एग्जाम में आते रहता है। अगला चैप्टर है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ये भी तंत्रिका तंत्र का जो चैप्टर है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर का चैप्टर, जो कि परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग एक शामिल करके एक तरफ रूप से देखेंगे। आगे हम वहां से 13 नंबर क्वेश्चन की अंतःस्रावी तंत्र जो है उसके बारे में देख लेंगे कि कौन कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उसके बाद है प्रजनन तंत्र। ठीक है, प्रजनन तंत्र से भी हम लोग देख लेंगे बहुत सारे टॉपिकों को, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर का बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर है वो है मानव प्रतिरक्षा रोग। ठीक है, यानी कि मानव रोगों से संबंधित ये भी चैप्टर को हम लोग देख लेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुवांशिकी से संबंधित। तो अनुवांशिकी से भी संबंधित जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को देखेंगे और एक एक करके सभी का प्रश्न को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन सब में दिया रहेगा, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 17 नंबर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग क्या किए कि बायोलॉजी के जो हम लोग सिलेबस अभी तक डिस्कस किए हैं उसके बारे में था। और 18 में हो जाएगा विविध, जो बायोलॉजी से संबंधित है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीव विज्ञान को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाओं हैं और उनका जो जनक है उनके नाम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक का हम लोग आरंभ करते हैं कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का जनक है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बोला जाए कि जीव विज्ञान की शाखा जो है एक तरफ रख लेंगे हम लोग, एक तरफ उसका जनक को रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो इसमें देखिए जीव विज्ञान की अगर जनक की बात करेंगे तो अरस्तु हो जाएगा, और जंतु विज्ञान का जनक की बात करेंगे तो भी अरस्तु हो जाएगा। और आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जो जनक हो जाएगा थ्योप्रेटस। आगे है सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक तो हो जाएगा लुई पाश्चर, और जो जीवाणु विज्ञान है उसका जनक रॉबर्ट कोच हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक हो जाएगा हो जाएगा एडवर्ड जेनर, और रुधिर परिसंचरण जो विज्ञान है उसका जनक जो हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे उसका जनक हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आगे है कोशिका विज्ञान का जनक तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। और यहाँ पास हो जाएगा म्यूटेशन का जो है ह्यूगो डी ब्रिज माना जाता है। कवक विज्ञान का
एटन डी बेरी माना जाता है, और पादप शरीर क्रिया जो विज्ञान है उसका स्टीफन हेल्स माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो फादर है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है, और रुधिर वर्ग का जो फादर है वो कार्ल लैंडस्टीन को माना जाता है। आगे है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसका जो फादर है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है, और अंतःस्रावी जो विज्ञान है उसका जो फादर है वो थॉमस एल्वा एडिसन को माना जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जो फादर है वो ग्रेगर एवं जॉन मेंडल को माना जाता है, और वहाँ पास आधुनिक आनुवंशिकता यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है वो है टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। इसके बाद है कि अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी का जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक अनुवांशिकी का जो कि टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पास कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जो है वो है बीरबल साहनी, और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का है पॉल बर्ग, और शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी का जो पिता है वो है विलियम हेनरी हार्वे, और भारतीय शैवाल विज्ञान का जो पिता है वो है M.O.P. अयंगर, और भारतीय पारिस्थितिक का जो पिता है वो है रामदेव मिश्रा, और औषधि विज्ञान का जो फादर है वो है हिपोक्रेटस, और जीवाश्मिकी का जो फादर है वो है लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीवान लुएनहॉक, और जीव चिकित्सा जो जीन चिकित्सा होता है उसका जनक हो जाएगा एंडरसन। आगे है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, कि किसे किससे संबंधित होता है अध्ययन को। तो देखिए पहला है एंथोलॉजी, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, और आगे है कि आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन को इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है, और सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अनुवांशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स, और यहाँ पास है पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचाना, इसके अध्ययन को कहते हैं यहाँ पास हो जाएगा हेरिडिटी। और आगे है कि उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हिस्टोलॉजी, और प्लांट मार्फोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है पादपों की आकारीय संरचना। उसके बाद है दोस्तों कि यहाँ पास कवकों का जो अध्ययन है वो हो जाएगा माइकोलॉजी, और पादप जीवाश्म का जो अध्ययन हो जाएगा वो हो जाएगा पैलियोबॉटनी, ठीक है। चलिए इससे आगे जो है इसके बारे में आगे जो स्टडी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पास कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, और फार्मेकोलॉजी जो है वो औषधियों के औषधि का जो पादप होता है उसका अध्ययन को फार्माकोलॉजी बोला जाता है। आगे यहाँ पास विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी माना जाता है, और विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वो होता है बायोलॉजी, और यहाँ पास फसली पादपों का अध्ययन जो है वो एग्रोनॉमी बोला जाता है, और यहाँ से है कि फल सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन जो है वो हॉर्टिकल्चर माना जाता है, और यहाँ पास है कि कृत्रिम विधि से उत्कों का जो संवर्धन होता है वो टिश्यू कल्चर माना जाता है। आगे है यहाँ पास देख लीजिए अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में, ठीक है। तो आगे है एनाटोमी, तो एनाटोमी क्या है, तो एनाटोमी जो है कि शरीर एवं विविध अंगों की संरचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना एनाटोमी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। आगे है इकोलॉजी, तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। आगे है एम्ब्रायोलॉजी, तो भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को एम्ब्रायोलॉजी बोला जाता है। और उत्प्रेरकों का अध्ययन को एंजाइमोलॉजी बोला जाता है। कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। और उसी प्रकार आगे देख लेंगे तो आगे यहाँ पास अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कि जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, तो जीवों के आनुवंशिकी लक्षण उनके वंशानुगत अध्ययन को जेनेटिक्स बोला जाता है। और रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोग के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। आगे है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। और स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है मेमोलॉजी। और यहाँ पास अति सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को यहाँ पास न्यूरोलॉजी बोला जाता है। दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और पक्षियों के अध्ययन को अर्थिनोलॉजी बोला जाता है। और रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों के अध्ययन को बोला जाता है पैथोलॉजी। और उसी प्रकार आगे देख लेते हैं तो रेडियोलॉजी जो हो जाएगा वो जीवों पर विकिरण का प्रभाव को रेडियोलॉजी बोला जाता है। और एक बचेगा टैक्सोनॉमी, तो जीवधारियों के नामांकन एवं वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब चलिए हम लोग आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोप्रेटस को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा थियोप्रेटस।
आगे है जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक को अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए आगे है यहां से दोस्तों कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। आगे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास का सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। आगे है किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो ये जो है चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा इस जो सिद्धांत है उसका प्रस्तावित किया गया था। आगे है कि किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन आइंस्टाइन के द्वारा इस विकास का जो है प्रस्थापित किया गया था। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 8 नंबर क्वेश्चन है कि योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन्स ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आगे है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो एक्सोबायोलॉजी जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। और जीवधारियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पास हो जाएगा कि फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर कहलाता है, बिल्कुल राइट है। फसलों की खेती एग्रोनोमी बोला जाता है, ये भी राइट ऑप्शन है। और फलों की खेती पोमोलॉजी बोला जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पास सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर ये जो है नहीं कहा जाता है। आगे है यहाँ पास कि पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पहचान है वो यहाँ पास माता पिता का और बलात्कारी का और चोर, यानी कि इनमें से तीनों यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शनों के बारे में पता लगाने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्टिंग किया जाता है। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था, ठीक है, तो जो जीवन के ऊपर उत्तरदायी के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पास हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन की डार्विन्स के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबाई गर्दन, ठीक है, लंबी गर्दन क्या करता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है, ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पत्तों के ऊपर उठने के कारण जो ऊंट होते थे, सॉरी जो जिराफ होते थे वो पत्तों तक पहुंचने में अपने गर्दन को ऊंचा करके करते थे, तो उनका उसमें क्या हो गया कि उनमें उनका डेवलपमेंट ऊंचाई वाला होने लगा, तो गर्दन उनका हाइट में होने लगा। आगे है कि डार्विन्स फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था, ठीक है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। और ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। आगे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है, यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो एक तरफ लेते हैं हम लोग साधारण नाम, एक तरफ वैज्ञानिक नाम, ठीक है। जैसे मानव, तो मानव को हो जाएगा होमोसेपियंस। तेंदुआ, तो इसका हो जाएगा पैंथरा पैराडस। उसी प्रकार आगे हो जाएगा बाघ, तो पैंथरा टिग्रिस। शेर का हो जाएगा पैंथरा लियो। मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। और बिल्ली का हो जाएगा यहाँ पास फेलिस कैक्टस। और उसी प्रकार आगे है मेढक का हो जाएगा राना टिग्राना। धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। सरसों को हो जाएगा ब्रेसिस कंपोलिस्ट। और उसी प्रकार चना का हो जाएगा सीसर एरिएटिनम। और गेहूं को हो जाएगा ट्रिटिकम स्टीवम। और गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। और हो जाएगा आम का मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्न को कर लेते हैं। तो यहाँ पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का जो श्रेय होता है वो राइजोबियम को जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। और फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वो है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होता है वो सहजीवी जीवाणु होता है, ठीक है। आगे है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध रखता है, तो कवक से संबंध रखता है। आगे यहाँ पास 4 नंबर क्वेश्चन की ईस्ट एक है, तो ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। आगे है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी का सहचर है। तो शैवाल एवं कवक का जो है सहचर है, तो शैवाल और कवक मिलेगा तो लाइकेन बन जाएगा, ठीक है। शैवाल और कवक मिलेगा तो लाइकेन बन जाएगा।
लिटमस, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो जो शैवाल है वो स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। आगे है निम्नलिखित में से किस फसल में एजेला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो चावल में उसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि चील गोजा निम्न में से किसका एक प्रजाति के बीच से प्राप्त होता है। तो पाइन जो है पाइन से प्राप्त होता है। आगे है उसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन की सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकोवा, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा सिकोवा। चलिए आगे है यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। तो वह क्या है, वह है एजोला। उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एजोला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कि दालों पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है। तो दाल जो है पादप के किस कुल से प्राप्त होता है। तो ये होता है लेग्यूमिनेसी से, ठीक है, याद रखिएगा, हो जाएगा राइट ऑप्शन लेग्यूमिनेसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को क्या कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों वो हाइलोफाइट कहा जाता है। आगे है कि जेरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं। तो जो जेरोफाइट होते हैं वो उष्ण एवं शुष्क दशा में उत्पन्न होते हैं। आगे है यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कि मानव जंतु विज्ञान में नामकरण पत्ती में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो उसे जो है लैटिन भाषा के ऊपर करके हम लोग उसमें मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो जो प्रोटोजोआ है वो दिए गए ऑप्शनों में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो जो मकड़ी है वो कीट नहीं है, बाकी तितली मच्छर और तिलचट्टा कीट है। आगे है कि अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वास लेते हैं। तो वातक तंत्र से श्वास लेते हैं। आगे है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत मकड़ियाँ आती हैं। आगे है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँख होती हैं। तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आँख होती है। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑर्थोपोडा। आगे है कि ऑक्टोपस, ठीक है, एक है। तो ऑक्टोपस क्या है। तो ये जो है मृदुक कछुवची है, ठीक है, मृदुकवची है एक ऑक्टोपस। आगे यहाँ से कि निम्न में से कौन सा एक मीन है जो फिश है। तो वो क्या है, सिल्वर फिश को मीन भी बोला जाता है। आगे है कि मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो मछली जो है गलफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया को संपादित करती है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो वर्णक के उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। आगे यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो जो चमगादड़ है दोस्तों वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चमगादड़। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गांगेय डॉल्फिन जो है भारत का एक जलीय राष्ट्रीय प्राणी है, इसे गंगा डॉल्फिन बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो जो है अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। आगे है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। तो विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। आगे है सूची 1 में जंतु को दिया गया है और सूची 2 में वर्ग और जगत को दिया गया है। तो नीचे सुमिलित किया गया है और सही आंसर को यहाँ पास चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों कि पहला का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3रा नंबर, यानी कि जो ऑक्टोपस है वो क्या है, मोलस्का है, ठीक है। उसी प्रकार जो बी है, बी का हो जाएगा 4, यानी कि जेल मछली जो है वो क्या है, तो सिलेंट्रेटा है। उसी प्रकार सी का हो जाएगा 2रा, यानी कि सिल्वर मछली ऑर्थोपोडा है और बॉम्बे बतख जो है मत्स्य है, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास दिया गया है
कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा कथन है कि विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संबंधित किया जा सकता है। तीसरा है कि विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसका जो केवल राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है कथन कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, वे हमारे शरीर से ही ऊर्जा लेते हैं। आगे है यहाँ से कि प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक क्या है, तो वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है वो जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति के परंपर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है वो कहलाता है, तो उसे जाति कहा जाता है। आगे है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देता है वे कहलाते हैं, तो वे अपघटक कहलाते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है, तो हो जाएगा गण कुल वंश जाति, ये हो जाएगा पदानुक्रम। आगे है कि किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी, तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। आगे है निम्न में से किसके निम्नलिखित निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है, तो पनीर के निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका, ये क्वेश्चन पढ़ लेते। पनीर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ लिए। आगे है साइट्रिक अम्ल के उत्पादन और औद्योगिक स्रोत होता है, तो जो होता है वो होता है एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त होता है, तो मोरकेला एंड्रोकुलेंटा जो है खाने के लिए उपयुक्त होता है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है, तो नील हरित सवाल जो है पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव है। डायनासोर को निम्नलिखित में से किस वर्ग में अंतर्गत रखा जाता है, तो ये जो है मेसोजोइक सरीसृप में रखा जाता है। आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज को क्या कहा जाता है, क्रो-मैग्नोन मानव कहा जाता है। आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है अल्वा और नोटस्टॉक और अम्बलिकस, यानी कि ये सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि विभिन्न कोशिकाओं एवं उनकी आकृति के बारे में। लाल रक्त कोशिका जो है वो कैसा होता है, तो बायोकोन्केव होता है। तंत्रिका कोशिका कैसा होता है, तो लंबी पतली एवं शाखान्वित होता है। जीवाणु कोशिका कैसा होता है, तो वक्रित छड़ के आकार की होता है। आगे उसी प्रकार की शैवाल कोशिका कैसा होता है, तो जो होता है अंडाकार एवं कसाब युक्त होता है। परागकण कैसा होता है, तो गोलाकार एवं कांटेदार होता है। चलिए दोस्तों आगे हम यहाँ से पालन नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये जो दोस्तों ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अनन्य कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। आगे है कि निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम हम लोग पीछे भी तुरंत कर लिए थे। आगे है निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। आगे है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो डीएनए होता है। आगे है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, अगर केंद्र के बाहर की अगर बात किया जाए तो। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपयुक्त रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है, तो थाइमिन जो है डीएनए में रहता है बट आरएनए में नहीं रहता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आगे है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। आगे है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना
का पता कौन लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। आगे यहाँ से कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए को अलग करने का श्रेय फ्रेडरिक मिशन को जाता है। आगे है डीएनए के 2 स्टैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं पाया जाता है? तो जो है दोस्तों कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो है विषाणु में नहीं पाया जाता है। विषाणुओं में होता है, तो विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। आगे है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पास निर्मित होती है। आगे है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजित नहीं होती है? तो G0 डिग्री जाने पर कोशिका विभाजित नहीं होती है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आकार कहा था? तो हक्सले ने जो है जीवन का भौतिक आकार कहा था जीव द्रव्य को। आगे है लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या है? पाचन का केंद्र है लाइसोसोम। आगे है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं वे हरित लवक कहलाते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक। जब गुणसूत्र में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस कहा जाता है। आगे है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन एवं लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। आगे है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए यहाँ से आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी को माना जाता है विषाणु को। निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित करना है, जो वर्ग सही दिया गया है। तो यहाँ पास इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला जो है 1 के साथ संबंधित है। उसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 4 के साथ संबंधित है, यानी कि पुरुष में सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु होती है। ठीक है। उसी प्रकार जो सी है वो दूसरा के साथ संबंधित है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है जो सी का है वो दूसरा यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है। और जो पहला बच गया वो डी के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से फिर से एक बार इसको सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो पहला जो है वो 4 से रिलेटेड है, यानी कि पादप कोशिका बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। उसी प्रकार बी जो है दूसरा से रिलेटेड है, यानी कि जीवाणु कोशिका जो है वो पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, वो सही हो जाएगा। तीसरा जो है वो तीसरा से ही रिलेटेड है, यानी कि शैवाल कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और यहाँ पास जो डी है वो 1 से, यानी कि कवच कोशिका भित्ति जो है वो ग्लूकोसेमीन से बनी हुई होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन कि समवहनी पौधे में पानी के ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम उत्तर के द्वारा समवहनी पौधे में पानी ऊपर की ओर पहुंचता है। चलिए आगे है यहाँ से कि पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है? तो जल का वहन वह एक क्रिया है। आगे है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो आहार वहन के लिए पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। आगे है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर हिस्सा है मानव शरीर का। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस हो जाएगा। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। आगे है रक्त है, तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है रक्त। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4 उसका अनुमानित मान जो है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त कितना होता है? तो 14.5 ग्राम होता है। प्लाज्मा में जल की उपस्थिति होती है, तो जो प्रतिशत होती है वो 90% प्लाज्मा में जल की उपस्थिति होती है। आगे है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितना दिन तक होता है? तो 120 दिन तक होता है। आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं कितने प्रकार के होते हैं?
तो 5 प्रकार के WBC होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी? तो लैंडस्टेनर ने की थी। आगे है यहाँ से कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी न्यायता का कारण किसका बहुतायता की मात्रा हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मृदुता की बहुतायता का मात्रा हो जाएगा। कथन AB रुधिर समूह के लिए सार्वभौमिक प्राथमिकता होता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C, यानी कि A सही है, परंतु R उसका व्याख्या जो है वो गलत है। आगे है लिंगामेंट व टेंडन है। तो लिंगामेंट व टेंडन क्या है? तो संयोजित तंतुये ऊतक जो है लिगामेंट और टेंडन है। ऊंट का जो कुबड़ है किस ऊतक से निर्मित होता है? तो वसायुक्त जो कुबड़ होता है वसायुक्त टिश्यू से निर्मित होता है। याद रखिएगा, वसायुक्त टिश्यू। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनाने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो सल्की कवक सबसे ऊपर होता है सल्की ऊतक। आगे है कि ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ऐच्छिक पेशी जो है वो पित्ताशय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो यहाँ पास वसामय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के लिए किया जाता है। चलिए आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से पादपों का एक प्रकार नहीं है। तो पादपों का क्या है कि उपकला उत्पादक। आगे है कि पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर क्रम प्रकार किस प्रकार के ऊतक द्वारा पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ विभाजक ऊतक पाए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ से देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन की किस प्रकार के ऊतक जो है पादप में भोजन गोंद टैनिन रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो मृदु ऊतक उसका भंडारण करते हैं। जल एवं खनिज संवहन ऊतक जाइलम पादप के किस अंग से उपस्थित होता है? तो इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, कि इनमें से सभी। आगे है कि जल एवं खनिज संवाहक का ऊतक जाइलम पादप में किस अंग में उपस्थित है? तो इनमें से सभी। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो जो फ्लोएम है उसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन कि किस पादप ऊतक में यहाँ पास चालनी नलिकाएं होती है एवं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में ये होती हैं। आगे है यहाँ से कि 28 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जंतु ऊतक को एक प्रकार है? तो ये सभी जो है जंतु ऊतक का हर प्रकार है। एक ऊतक जिनमें दूध जैसी गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वह है, तो वह है लैक्टोफेरस। आगे है उत्पादक उत्पादन वस्तुएं में कौन सी कार्य करता है? तो जो उत्पादन वो जो है जल में अवशोषण के लिए और भोजन का अवशोषण के लिए और परमात्मा आवर्षण के लिए। आगे है कि ऐसे ऊतक जो कि विभिन्न रस व हार्मोन के स्राव हेतु विशिष्ट स्तनागार संरचना ग्रहण करते हैं वह क्या है? तो है ग्रंथिकल उपकला ऋणतक। आगे है कि वह ऊतक जिसका निर्माण ध्रुवीय स्तर मध्य स्तर में होता है कहलाता है? तो संजीवी ऊतक उसे बोलते हैं संजीवी ऊतक। आगे है कि वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 25% भाषा का निर्माण होता है जब तथा जो विभिन्न कोशिकाओं तथा ऊतक एवं अंगों में जोड़ता है तो उसे संयोजी ऊतक बोला जाता है। चलिए यहाँ से आगे है कि रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं? तो जो है तरल संयोजी ऊतक प्रकार के हैं। आगे है मानव शरीर में त्वचा का उत्पादन कनिकाओं के जीवन काल कितना होता है? तो कनिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो हो जाएगा 10 से 13 दिन। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कनिकाएं में कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे है कि कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य आप से उत्पन्न होती है उसे चलवाही बोला जाता है। मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है जड़ का एक उदाहरण है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण जो है नहीं है? तो सौबरकंद जो है एक रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? तो आलू जो है एक प्रकार का तना है। आलू क्या है? तो एक प्रकार का आलू तना है। आगे है कि यहाँ से कि आलू पढ़ लिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण तना है? तो जो आलू है वो है क्या है? रूपांतरण तना है। आगे है कि कुछ जड़ें जो मूल रूप से अतिरिक्त किसी अन्य अंगों से उत्पन्न होती है वो कहलाती है, तो जो है आकस्मिक जड़ें कहलाती है। आगे है कि भूमि किसका एक उदाहरण है? तो भूमि जो है जड़ का एक उदाहरण है।
निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं होता है, तो शकरकंद का तने का रूपांतरण नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं होता है, तो शकरकंद का नहीं होता है। आलू का क्या है, आलू क्या है, तो तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो जो रूपांतरित तना है वो क्या है, आलू है। आगे है खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम जो है तो क्या है, तो वे जो है भूमिगत तना है। आगे है प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक। आगे है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है सूखे हुए प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। काली मिर्च का पौधा का क्या है, तो काली मिर्च पौधा जो है वो लटा है यानी कि बेल है। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है यहाँ पास कि किस रूप से संरचित होती है, तो सेल्यूलोज से संबंधित होती है। घटनी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरण होता है, तो पता के रूप में निवांतरण होता है। चलिए आगे यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए गए पौधक और उनके खाद्यों के युग्मों के कौन सा क्रम जो है सही हो जाएगा उसके आधार पर करना है, जो कि सही नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलत है ऑप्शन कि आलू और मुलकई। जीवन चक्र की वृद्धि में कौन सा पौधा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वो जो है पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों का विषय में कथन है, तो जो है उनमें पुकेश्वर एवं अंडाशय दोनों होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे है उसके बाद कि सबसे छोटे फूलों वाला जो पौधा है वो कौन सा है, तो सबसे छोटे फूलों वाला जो पौधा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आगे है कि पराग कोश से स्वीटगमा तक पराग का संचरण जो है वो क्या है, तो उसका जो संचरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर आगे है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा आभासी फल का उदाहरण। आगे है कि टमाटर क्या है, तो टमाटर क्या है दोस्तों, तो टमाटर एक प्रकार का फल है। आगे है कि पुष्पों द्वारा आगे है दोस्तों यहाँ से कि पुष्पी पादपों में बीज किससे निर्मित होती है, तो बीजांड से बीज निर्मित होती है। निषेचन के बिना अंडों में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, तो जो है अनिषेचक जनन कहलाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है, नहीं है, तो जो है पर निषेचन उसका नहीं है। आगे है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो द्विगुणिज गुणित युग्मनज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो लाइकोपिन जो है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो क्या है, तो पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो है कैरिकैजेनिथिन। आगे है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो ये जो है कैप्साइनिन की उपस्थिति इसका कारण है। आगे है पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अधपके फल से प्राप्त होता है पोस्ता। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो वो जो है दोस्तों सनई जो है पादप रेशा एक ऐसा है जो प्राप्त होता है पादप से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित होता है, तो क्रेस्कोग्राफ जो है वो होता है। आगे है निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, तो तने का रूपांतरण क्या नहीं है, तो प्याज का बल्ब जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से पुष्टा जड़ों के उदाहरण है, तो बादाम, पीपल और रबड़ का पेड़ ये सभी उदाहरण है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन उत्तरदायी है, तो रंध्र स्टोमाटा इसके लिए उत्तरदायी है। आगे है कि प्याज का खाद्य भाग होता है, तो जो प्याज का खाद्य भाग होता है वो होता है गुद्देदार पत्ते का। आगे है कि पौधे के तनों में गुरुत्व के विरुद्ध जल संरचना का आधारभूत कारण होता है, तो होता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है, तो केला जो है अनिषेक फल है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। आगे है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो है वृक्ष के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें जीवाणु और बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा समूहक उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है टेरिडोफाइट्स में रखेंगे।
कुछ बीजीय पौधे में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में आते हैं? तो ऐसे पौधे जो है वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। आगे है कि किसी एक पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? तो उसे जो है अनावृत बीज में रखेंगे। आगे है लीवरवर्ट होता है। तो जो लीवरवर्ट होता है वो क्या होता है? तो लीवरवर्ट एक स्थलीय पौधा होता है जो जड़, तना, पत्ती में लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ठीक है, यानी कि कीड़ा जो विटामिन है KEDA जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में कौन कौन घुलनशील होते हैं? तो विटामिन सी होते हैं और के होते हैं और बी होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास देख लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। यहाँ पास विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? तो बांझपन या नपुंसकता। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया बीमारी हो सकती है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी हो सकती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का जमना नहीं जम पाएगा। और यहाँ पास विटामिन बी के कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कि बेरी, पेलाग्रा, एनीमिया और एनीमिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पास क्वेश्चन आरंभ होता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि पेड़ व पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? तो हरा प्रकाश कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल जो प्रकाश है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है तो जो है जल से टूट करके ऑक्सीजन का निर्माण वहाँ पास होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलता है तो रासायनिक ऊर्जा में प्रकाशीय ऊर्जा बदल जाता है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो रंध्र जो है उत्तरदायी होता है। आगे है कि पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है ज्ञात तत्व है। यहाँ से आगे है दोस्तों 8 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो मटर जो है मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। आगे यहाँ से कि वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे ग्लूकोज कहा जाता है या कार्बोहाइड्रेट। आगे है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली इसके स्रोत हैं। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो जो मूंगफली है दिए गए ऑप्शनों में से सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। आगे है यहाँ से कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन जो है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। आगे है दूध में श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन की वजह से हल्का पीला होता है। आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है। आगे है कि विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है तो रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो आम जो है यहाँ पास सॉरी दोस्तों यहाँ पास इसमें जो है पपीता ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारित होता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो जो ए है वो प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
आगे है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। आगे है इसके बाद कि पोलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से होते हैं। आगे है विटामिन B12 में किस धातु का उपयोग उपस्थित है, तो कोबाल्ट उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। आगे है यहाँ से कि कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी। आगे है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन के समृद्ध होता है, तो विटामिन डी से समृद्ध होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ताज़ी सब्जियां जो है वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं वहाँ से। तो उसके बाद है दोस्तों कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन को होता है, तो विटामिन डी से। और इसके बाद है हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो विटामिन डी और रेटिनॉल जो है यहाँ पास गलत हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें डी ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी एक क्या है, तो सही है। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे है कि घेंघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी कारण होता है। शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है, तो रक्त विहीनता इसके कमी से होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो आंवला स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक के रूप में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। आगे है निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है, तो जस्ता से संभावना है। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ए रिलेट है 2 के साथ, यानी कि लौह तत्व जो है पालक में पाया जाता है। बी रिलेट है पोटेशियम केला एवं खजूर के साथ। सी रिलेटेड है 3 के साथ आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। और यहाँ पर 4 जो है डी से, यानी कैल्शियम दूध और अंडे में पाया जाता है। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में ही उसी प्रकार मिलाना है, तो यहाँ पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ए रिलेट है 2 के साथ, यानी कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और बी को 1 कहा जाता है, यानी विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है और सी को 3 कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पास विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल बोला जाता है और डी को टेकोफेरोल बोला जाता है। आगे है किस विटामिन की अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। आगे है कि शरीर में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है, इसलिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ऑक्सीजन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो इथिलीन जो है उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। आगे है कि एक संतुलन आहार में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी, तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी। आगे है कि पोषक तत्वों को मुख्यतः निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। आगे है इसके बाद कि आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आगे है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, तो 206 होती है। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 300 अस्थियाँ लगभग होती है। आगे है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 29 होती है। आगे है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं होता है? तो अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं होता है मैक्रो। आगे है फॉल्स रिब तथा फ्लोटिंग रिब किस प्रकार के अंग में पाई जाती है? तो वक्षीय पिंजर में ये पाया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो फीमर सबसे लंबी अस्थि का नाम है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी का नाम है। मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो लिंगामेंट से यानी कि अस्थिबंध से जुड़ी हुई होती है। आगे है मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? तो 33 से निर्मित होता है। आगे है कि पेशियों को अस्थियों में से जोड़ने वाली संचरण क्या है? तो कंडराव संचरण को कहा जाता है। आगे है अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। आगे है कि यहाँ पास उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है, तो वक्षीय पिंजर उसका भाग नहीं है। आगे है स्तनियों में ब्राह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो नाखून, बाल व खुर इसका उदाहरण है। आगे है हैर्सियन नालिका और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों, इसके आगे है दोस्तों कि तो ये जो है स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। आगे है कि कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। आगे है स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों में होता है? तो तंतुमय ऊतक में इसका निर्माण होता है। आगे है कि अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कैंड्रोसाइट कहा जाता है। स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार के अस्थियों से उदाहरण है? तो चपटी अस्थियों का यह उदाहरण होता है। आगे है पसलियों के विषय में सत्य कथन को पहचान करना है, तो उपयुक्त में से सब जो है सही है। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। 1 से 7वें जोड़े की पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ कहलाती है। 8 से 10वें जोड़े की पसलियाँ छद्म पसलियाँ कहलाती है। आगे है इसके बाद कि वक्षीय पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है? तो उपरोक्त कशेरुकाओं एवं पसलियों से होता है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ से कि इसके आगे है कि मानव कलाई में नाड़ी उत्पादन स्पंदन करती है। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि हृदय के समान दर पर करती है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार में ऊर्जा मुक्त होता है? तो श्वसन में ऊर्जा मुक्त होता है। आगे है निम्नलिखित में से कोशिकाओं श्वसन भी कहा जाता है, तो अंतः श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है, तो यहाँ पास उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य दिया गया है। इसके आगे है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ए और बी यानी कि हीमोग्लोबिन और लुधिर परिणाम की वजह से होता है। निःश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 21% होता है। इसके आगे का क्वेश्चन है वो है कि इसके आगे वाला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो वायु कोशिकाओं के द्वारा होता है। आगे है कि उस श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? तो 17% होता है। आगे है कि श्वासोश्वास तथा श्वसन के लिए विषय में सत्य कथन कौन है? उसको यहाँ पास पहचान करना है, तो सभी कथन क्या है? सत्य है। आगे है इसके बाद कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकोकार्बोनेट से रूप में यानी कि सभी में होता है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिस के द्वारा वो बंद हो जाता है। आगे है कि हीमोग्लोबिन के विषय में असत्य कथन को पहचान करना है कि कौन सा कथन जो असत्य हो जाएगा। 3 में से कोई नहीं जो है असत्य, बाकी सब इसमें क्या है? सही दिया गया है। आगे है यहाँ से कि मनुष्य में दायां फेफड़े कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में विभाजित होता है। आगे है यहाँ से कि एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे है? तो फेफड़े से है। फेफड़े की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन से झिल्ली का आवरण होता है? तो प्यूरुला झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है। इसके आगे है कि
यहाँ से किसके ऑक्सीजन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो ग्लूकोज श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा होती है? तो 38 एटीपी होती है। आगे है कि जब अनाक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे किण्वन कहा जाता है। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। आगे है कि क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस के अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है? तो ये जो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इसके आगे है कि यहाँ पास फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो 5 लीटर गैस धारण की करने की अधिकतम क्षमता होती है। ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है। आगे यहाँ से कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूर्ण होता है? तो 2 चक्रों में पूर्ण होता है। आगे है कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है यहाँ से कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वायुमंडल में मुक्त करना क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोश्वास कहा जाता है। आगे है कि कौन सी क्रिया में ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो ग्लाइकोसिस क्रिया में इसको माना जाता है। चलिए आगे है यहाँ से कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में धड़कन की आवश्यकता दर कितनी होती है? तो धड़कन की जो औसत दर होती है वो होती है 72 बार पर मिनट। आगे है कि भोजन की नली की दीवारों में संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहा जाता है? तो क्रमाकुंचन कहा जाता है। आगे है कि एंजाइम एक है, तो जैव उत्प्रेरक जो है एंजाइम एक है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है ये एक पाचन एंजाइम नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस उत्पादन होता है? तो यकृत में उत्पादन होता है। ठीक है। आगे है कि पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। आगे है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यकृत में होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में मिलता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं? तो ग्लूकोज अंतिम उत्पाद हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? तो जो है गुर्दे जो है संबंधित होते हैं। आगे है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है, तो ये जो है अवशोषी अंग है। आगे है मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आश्वासन क्रम है? तो यहाँ पास शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? तो जो है मदिरा के रूप में लिया गया अपशिष्ट एल्कोहल जो है अवशोषित किया जाएगा। आगे है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन होना यह एक पाचन प्रक्रिया है। आगे है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो डेंटाइन के बने होते हैं। पीत रस में कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है? तो ए और बी दोनों उपस्थित होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के विसर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय उसका भाग नहीं है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। आगे यहाँ से दोस्तों कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। चलिए आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो यूरोक्रम की उपस्थिति कारण होता है। यहाँ पास नीचे सूची दिया गया है, इसको मिलाना है। ठीक है। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंग है? तो जो है यकृत है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो कौन सा कथन जो है यहाँ पास सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी जो है सही, यानी कि शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। आगे है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। आगे है कि यहाँ पास वृक्क में पथरी किसके कारण से बनती है, तो वृक्क में पथरी जो है उपयुक्त सभी यानी कि यूरिक अम्ल के और कैल्शियम ऑक्जेलेट के चक्कर और कैल्शियम फास्फेट के चलते जो है वो पथरी बनती है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी जो है वो प्रवाह होता है। आगे है क्रेब हेंसलिट चक्र है, तो यकृत में यूरिया संश्लेषित हेतु। आगे है कि निम्न को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित इसमें कौन सा सही किया गया है, तो ए रिलेटेड है 3 के साथ, ए किसके साथ रिलेटेड है 3 के साथ, बी रिलेट है 4 के साथ यानी कि अमीबा रिलेट है त्वचा के साथ, और यहाँ पास केंचुआ रिलेट है उत्सर्जिकाएं के साथ, सी रिलेट है 1 के साथ यानी कि झींगा मछली मैल पीगी नलिका के साथ, और अर्थोपोडा हरित ग्रंथिया के साथ रिलेटेड है। आगे है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ है, तो वो जो है अमोनिया जो है विषैला पदार्थ है। मानव में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होता है, तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, तो एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन जो है उसका नियंत्रक है। आगे है कि डाययूरेसिस में क्या होता है, तो डाययूरेसिस में जो है मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। आगे है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलिनी भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावेशन होता है, तो सोडियम क्लोराइड का पुनरावेशन होता है। आगे है मस्तिष्क के मुख्य भाग के कार्य हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्य है कि अग्र मस्तिष्क अथवा ग्रान पिंड जो है यह गंध का ज्ञान करता है, परम मस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है और दृश्य संवेदना पर नियंत्रित करता है, सर्दी गर्मी स्पर्श व पीड़ा के प्रति अनुक्रिया को प्रेरित करता है परम मस्तिष्क। आगे यहाँ से कि डाइएनोसिफेलोन, ठीक है, तो नींद या जनन क्रियाओं एवं यहाँ पास उपचारिक क्रियाओं पर संबंधित है। आगे है हाइपोथैलेमस, तो भूख प्यास ताप नियंत्रण एवं वसा तथा कार्बोहाइड्रेट पर नियंत्रित करता है। आगे है मध्य मस्तिष्क का यहाँ पास जो है तो ये दृश्य ज्ञान देता है, दृष्टि ज्ञान। और अनुमस्तिष्क तो कंकाल पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन का नियमन तथा शारीरिक संतुलन में समावेशन रखता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, या हृदय के धड़कन या रक्तदाब या उपचारिक क्रियाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आगे यहाँ से कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% भाग जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। आगे है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, तो सेरिब्रम उसका केंद्र है। मनुष्य के ताप नियमन किस अंग के द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र कहाँ होता है, तो यहाँ पास कोशिकाओं रज्जु में होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। आगे है ईसीजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है तो मस्तिष्क है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या है, तो एक्सोन है। ठीक है। आगे है कि एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है, तो ए और बी दोनों से निर्मित होता है, यानी कि पिनियल ग्रंथि से और हैबुनियाला ग्रंथि से। मेरु रज्जु के कार्य क्या हैं, तो मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करना और उसके साथ साथ प्रतिवर्ती क्रियाओं के समावेशन एवं नियंत्रण पर प्रक्रिया करना। आगे है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो मेलिन का आवरण होता है। मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं, तो 31 युग्म जो है पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से कि मस्तिष्क से कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो मस्तिष्क हाइपोक्सिक हो जाता है। आगे यहाँ से कि डिलेक्सिया बीमारी निम्न में से किस कारण होता है, तो मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। यहाँ पास सुमिलित करना है, तो सुमिलित यहाँ पास किया गया है, ए रिलेट है 4 के साथ। ठीक है, ए किसके रिलेट है, तो ए रिलेटेड है यहाँ से सीटी स्कैन शरीर के असमान के लिए, और यहाँ पास बी रिलेट है 3 के साथ। ठीक है, ए रिलेट था यहाँ पास 4 के साथ, बी रिलेट है यहाँ पास 3 के साथ, तो उसी प्रकार इसको आप रिलेट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे है यहाँ से कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, तो ललाट भाग से संबंधित है।
आगे है एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट से होता है। उसके बाद है कि रक्त प्लेटलेट्स में संदर्भ निम्नलिखित में से सही है, तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त के प्रति स्कंदक पदार्थ कौन है, तो हेपरिन इसका स्कंदक पदार्थ है। आगे है कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति कारण नहीं होता है, तो हेपरिन कारण नहीं होता है। रक्त समूह का आविष्कारक है तो कॉल लेडस्टीनर जो है रक्त समूह के जन्मदाता हैं। आगे है AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। आगे है AB रक्त समूह है तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, AB रक्त समूह है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है और O वाला किसी को भी दे सकता है, तो वही यहाँ पास है। आगे है कि यदि किसी पुरुष की रक्त वर्ग AB है तो महिला का रक्त B है, तो उनकी संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है, तो O उपस्थित नहीं हो सकता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों का रक्त कैसा हो सकता है, तो A या B या AB हो सकता है, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। आगे है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सी रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, तो O जो है सबको दे सकता है, तो वो दाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त का संचार करता है। मानव शरीर में रक्त बैंक क्या है, तो प्लीहा जो है रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो धमनियों के द्वारा दबाए गए रक्त दाब को दाब कहा जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त घट जाता है। आगे है एक किशोर मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है तो 140 से 180 mg/dl। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद की अधीर रक्तस्राव, ठीक है, वो होता है अनुवांशिकी विकार के कारण। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है, तो बायां निलय भेजता है। आगे है यहाँ से कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 से 80 के बार के बीच में, यानी कि 72 मान सकते हैं। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन व वहन क्षमता कम हो जाएगा। आगे है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो विलियम हारो उसका नाम था। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है, तो यहाँ से हो जाएगी 2 लाख से भी अधिक होती है प्लेटलेट्स की संख्या। यहाँ से सूची को सूचीबद्ध करना है, उसी प्रकार दूसरी सूची को भी सूचीबद्ध करना है। आगे है परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो हृदय। आगे है कि धमनियों में रक्तदाब सिरों की तुलना में अधिक होती है, तो क्या होता है, अधिक होता है। चलिए यहाँ पास आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में से कौन है, तो थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ के बाद आगे है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि का स्राव करता है, तो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि का स्राव करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो यहाँ पास सोटेटोस्टेरिन जो है नहीं होता है। आगे है मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो पाचक ग्रंथि स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर के लिए कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है, तो इंसुलिन जो है अनिवार्य होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। आगे है मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाओं क्या कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस में नियमित होता है, तो यहाँ पास प्राउटू हार्मोन विनियमित होता है। यहाँ पास आगे है कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, तो ग्रंथि जो है एक प्रोटेस्ट है। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दूध का स्राव होने के लिए भूमिका निभाता है, तो यहाँ पास जो है यहाँ पास आइसोटोसिन, ठीक है, ऑक्सोटोसिन जो है ये जरूरी होता है। आगे है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों के
से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रोलम कहते हैं। कोलेस्ट्रोलम प्रदान करता है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पर सही दिया गया। दूसरा कथन सिर्फ सही था। उसमें निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन सा नियंत्रित करता है। तो यहाँ पास जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं करता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहती, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। आगे है गर्भरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन का गोलियां ली जाती है। तो एस्ट्रोजन की गोलियां को ली जाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका जो है संबंधित नहीं है, बाकी गर्भनाल, अंडाशय और गर्भाशय संबंधित है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस भाग में एक शुक्राणु डिंब में निषेचित होता है। तो डिंब वाहिनी नली में निषेचित होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्तरदायी होता है। तो एस्ट्रोजन उत्तरदायी होता है। आगे है कि नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों को पाए जाने वाले व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है पुंजायंगी कहा जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे है कि जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं, तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। आगे है कि नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन का नाम हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है, तो 28 दिन के आसपास इसकी अवधि होती है। परिवार नियोजन हेतु पुरुष में प्रयोग किए जाने वाली विधि है, तो वेस्योक्टोमी जो है इस विधि का नाम है। आगे है इसके बाद कि केवल नर में पाई जाने वाला ग्रंथि है, तो जो यहाँ पास प्रोस्टेट ग्रंथि जो है नर में पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का विनियमन करने वाली ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है या विनियमन की जाती है। आगे है अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है। तो बिना निषेचन के अंडे का विदलन होता है। आगे है महामारी चक्र में पुटिकाओं का प्रास्त कितने दिन तक होती है। तो 10 से 12 दिन तक होती है। किस हार्मोन में प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पास प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। मनुष्य के शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होते हैं। तो 15 से 18 वर्ष के बाद प्रारंभ होते हैं। आगे है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है। तो प्रोथीरनेजेनिसिस कहलाता है। आगे है कि शुक्राणु जनन यहाँ पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो है शुक्राणु की संख्या होती है, तो 4 होती है। आगे है कि भ्रूणीय विकास कहलाता है, तो भ्रूणीय विकास जो है वो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पास आगे है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों का सम्मिलित है, तो ये सभी यानी कि वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या अधिवृषण संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो शुक्रवाहिका संबंधित नहीं है। चलिए इसके बाद आगे है कि यहाँ पास कि एनीमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो तो क्या करता है, तो हार्मोन के स्राव को रोकता है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो वेसेक्टोमी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका उसका भाग नहीं है। आगे है मानव प्रजनन के चरणों का क्रम है, उसको सजाना है। तो सबसे पहले एक हो जाएगा यानी कि युग्मज जनन, उसके बाद हो जाएगा निषेचन, उसके बाद होगा भ्रूणीय विकास। आगे है कि यहाँ पास गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो जरायु कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पास एड्स मानव प्रतिरक्षी विषाणु HIV द्वारा होता है। ये जो है तो क्या है, तो रेट्रोवायरस है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में होता है, तो ये जो होता है एपिडेमिक महामारी कहलाता है। आगे है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो वेक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो यहाँ पास रिंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित नहीं है। आगे है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है जीवाणु जनित है। तो यक्षमा जो है जीवाणु जनित है। आगे है मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो जीवाणु के जगह से होता है, वजह से। आगे है श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है। आगे है DPT वैक्सीन में P किससे संबंधित है। तो पर्टुसिस से संबंधित है। कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो हेसेनेन रोग से जानते हैं। आगे है इनमें से कौन सा एक विकल्प HIV के व्यक्ति का जो है मच्छर काटने से फैल सकता है।
HIV विषाणु किस व्यक्ति निरोधक क्षमता की किस प्रकार से कमजोर हो जाता है? तो यहाँ श्लेषिकाओं को नष्ट कर देता है। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? तो जोनास सोल्क ने पोलियो की टीका की खोज की थी। आगे है कि भारत के को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो 2012 में इसको बाहर कर दिया गया था। आगे है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडिज एजिप्टी के द्वारा संचालित होता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण से होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वायरस के द्वारा ये रोग होता है। आगे है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस जो है चेचक होने का प्रमुख कारण है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू जिसे एनियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 जापानी एन्सीफेलाइटिस का प्रमुख कारण है। तो विषाणु उसका जो है प्रमुख कारण होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा संचालित होता है। एथिलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से उत्पन्न होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति यानी कि डायबिटीज हो जाता है? तो ग्लूकोज की अगर स्तर जो है उच्च रहेगा तो डायबिटीज हो जाएगा। आगे है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? तो FG वैल्टिन ने किया था। कैंसर के ऊतकों के जांच के लिए क्या किया जाता है? तो बायोप्सी की जाती है। आगे है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें आधार असाधारण वृद्धि होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। काला जार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका लगाया जाता है। मादा यहाँ पास क्लोरेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग से वाहक हैं? तो फाइलेरिया के वाहक हैं। आगे है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने खोज की थी। टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किया था। किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। आगे है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई थी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो इसका जो कूट है वो डी सही है, यानी कि एक रिलेटेड है, प्लेग जीवाणु से होता है और एड्स जो है यहाँ से 3 यानी कि विषाणु से होता है, वायरस से होता है। सी जो है 2 से होता है यानी कि गंजापन कवक मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होता है। इसी प्रकार सूची 2 भी यहाँ भी मिलाना है तो यहाँ पास मिल जाएगा। इसका राइट हो जाएगा कि ए रिलेट है 3 के साथ यानी कि हैजा रिलेट है यहाँ पास ब्रिबियो कोलरी के साथ, बी रिलेट है 4 के साथ यानी कि प्लेग रिलेटेड है यहाँ पास पेस्टिस के साथ, और सी रिलेटेड 2 के साथ यानी कि तपेडिक जो है यहाँ पास ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, और टाइफाइड जो है यहाँ पास साइमोलेना टाइफी से रिलेट करता है। आगे है कि डीएनए के एक स्टैंड में आरएनए के आनुवंशिक सूचना को प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अनुलेखन कहलाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए इसमें उत्तरदायी होता है। आगे है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है? तो XY होता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यहाँ पास जीन का निर्माण करता है? तो पैलियोन्यूक्लियोटाइड जो है जीन का निर्माण करता है। एक वर्धान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्धनता के लक्षण में उत्पन्न होने उसके क्या होते हैं? तो पुत्रियों के पुत्र में होते हैं। आगे है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन इसे कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे है कि अपराधी को पहचानने के लिए यहाँ पास फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचक के लिए किया जाता है? तो विवादी जनकता के लिए किया जाता है। आगे है कि विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो एलील कहलाता है। आगे है कि सामान्यतः वर्धनता क्या है? तो एक आनुवंशिकी प्रकृति का है। आगे वर्धनता व्यक्ति किन रंगों से भेद नहीं कर, लाल और हरे में अंतर नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकी का इकाई होता है तो जीन हमारे शरीर में आनुवंशिकी का इकाई होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया गया था। आगे है ऑटोसोम क्या है? तो लिंगिक गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम है। निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा है तो सूरजमुखी जो है कंपोजिट कुल का पौधा माना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ट्राइलियम जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद आगे है कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया मेंडल ने दिया था, यानी कि एक्सेप्शन बोला था, तो लिंकेज की प्रक्रिया को एक्सेप्शन बोला था। आगे है हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पेंसर ने हेरिडिटी शब्द का खोज किया था। जीवधारियों के अनुवांशिकी संगठन क्या कहते हैं, तो जीनोटाइप कहते हैं। आगे है जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि रेजिन, वाष्पीय तेल और भोजन के रूप में। नर में सहायक जनन अंगों का परिवर्तन, परिपक्व और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन द्वारा होता है, तो एड्रोजेन के द्वारा होता है। आगे है कि चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं होता है, तो लेक्सिन जो है स्टेरॉयड नहीं होता है। आगे यहाँ से कि अविकसित बच्चों को जन्म देने वाली जो प्राणी है कंगारू होता है। आगे है मनुष्यों में लिंग निर्धारण का निर्भरता होती है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। इसके बाद है आगे कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस भाग में एक शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है, तो डिंब वाहिनी में निषेचन करता है। साधारण मानव के गुणसूत्रों में संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके आगे है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। मानव शरीर में होने वाले वंशानुगत बीमारी का डाउन सिंड्रोम किस कारण होती है, तो गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण होता है। आगे है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी विकार जो उत्पन्न करता है, तो रक्त में स्पंदन न होना उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें विचार करना है। आगे है यहाँ पास कि एक जीन जो 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, तो बहुप्रभाविता कहलाता है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। इसके बाद है कि यहाँ पास प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो खुराना के द्वारा किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सुपिक सभी यानी माता पिता, बलात्कारी और चोर के लिए किया जाता है। इसके आगे है कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध क्या है, तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों के पहचान मानचित्र से इसका संबंध है। आगे है कि डीएनए परीक्षण किया था, तो किसने किया था, तो एलेक जेफ्रीज द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए और बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किन्हें अनुवंशिकी इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, तो पॉल बर्गो को कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है, तो यहाँ पास ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पास 113 पेज में चलते हैं हम लोग, वहाँ का क्वेश्चन अभी 2 बच गया है, तो चलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। तो उसके बाद है कि जैव प्रौद्योगिकी की सबसे वैज्ञानिक संबंध है, तो कॉल इरिक से इसका संबंध है। चलिए आगे हम लोग इस बायोलॉजी के लास्ट पेज में आ गए हैं कि एक जीन के एंजाइम संरचना दी गई है, तो बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया था। जीन के जेनेटिक शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो जोहान्स एवं वाटसन ने किया था। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार किया जाता है, तो इंटरफेरन का तैयार किया जाता है। और आगे निम्नलिखित में से किस एक संबंध ह्यूमन जीनोम से परियोजना करता है, तो मानव जीनों और उसके अनुक्रमों का पहचान और मानचित्र से संबंधित है। आगे यहाँ से कि मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद है, तो फ्लोवर सेवर टमाटर। आगे है सुनहरे गोल्डन चावल है, तो एक ट्रांसजेस्टिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन जीन उपलब्ध है। चलिए आगे यहाँ से कि बीटी बैगन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जो है यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तन बैगन है, तो ये भी बीटी बैगन से संबंधित एक भाग था। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। टोटल बायोलॉजी जो है इस पेज के साथ समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।